हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ओशनियोग्राफी कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट पोर्शन जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत मैंने 6 टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें पहले टॉपिक में मैंने ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझाया था। दूसरे मैंने रॉक एंड रॉक साइकिल के बारे में बताया था। तीसरे में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में अच्छे से समझाया था। चौथे में प्लेट एंड प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताया था। एंड फिफ्थ लेक्चर वर्ल्ड माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स के बारे में था। और लास्ट लेक्चर वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी के बारे में था। ये 6 टॉपिक से जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से ये जो सेक्शन होगा नया होगा, ओशनियोग्राफी इसका नाम है। इस वीडियो लेक्चर में हम ओशंस में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, उसके ओशन के अंदर जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है ओशंस के अंदर, उन सब के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ओशन के अंदर कितनी डाइवर्सिफिकेशन है। कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में क्या ओशन में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पाई जाती है, उन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ओशनियोग्राफी समझने के लिए इसमें भी मैं 6 टॉपिक्स आपको बताऊंगा। आज पहला टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ओशन बॉटम रिलीफ। ठीक है, और यही सीक्वेंस चलेगा जिसमें आगे के लेक्चर्स में मैं ओशन करेंट, देन ओशन टाइड्स, उसके बाद सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ ओशन एंड लास्ट कोरल रीफ के बारे में समझाऊंगा और ओशनोग्राफी हम ख़त्म करेंगे। आज हम पहले टॉपिक ओशन बॉटम रिलीफ देखते हैं। ओशन बॉटम रिलीफ को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझें कि हमारे अर्थ में कौन सी क्रस्ट सबसे पहले फॉर्म हुई। हमारे अर्थ में सबसे पहले ओशनी क्रस्ट फॉर्म हुई। ठीक है, मेटेओर इम्पैक्ट थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि पूरे अर्थ में न्यूमरस नंबर ऑफ मेटेओर्स ने अटैक किया था अर्थ में, अर्थ के लैंड पर। उससे क्या हुआ था कि क्रस्ट डैमेजेस हुई थी, जिसकी वजह से बेसाल्ट जो अंदर का था वो इरप्ट हुआ था और एक क्रस्ट फॉर्म हुई थी। ठीक है, उसी क्रस्ट को फिर आइस एज आया। आइस एज के बाद उसमें वाटर स्टोर हुआ और एक ओशन क्रिएट हुआ। ठीक है, आज हम जानते हैं कि अर्थ में 70% में ओशन है और 30% में लैंड है अप्रॉक्स। ओके, तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो पूरे अर्थ में सबसे पहले फॉर्म हुई, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ भी बोलते हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जो क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है किससे होता है, बेसाल्ट से होता है। इसलिए इसको हम मोस्ट फंडामेंटल बेसाल्टिक बोलते हैं। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि इसी बेसाल्टिक से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी बने हैं, माउंटेन्स भी बने हैं, प्लेट्यूज भी बने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स इसी बेसाल्ट से बने हैं आगे चलकर। इसलिए हम इसको मोस्ट फंडामेंटल बेसाल्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ओशन की जो मान लीजिए ओशन क्रस्ट है, इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 1 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में होगी। ठीक है, अगर वहीं कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी होगी, तो ये अप्रॉक्स 40 to 60 किलोमीटर इसकी जो थिकनेस है कॉन्टिनेंट क्रस्ट की वो होगी। ठीक है, और डार्कर इन कलर ओशनिक क्रस्ट जो है वो कलर में डार्कर होगा। क्यों? क्योंकि जो वो क्रस्ट फॉर्म हो रहा है वो एकदम न्यू है और न्यू होगा, इसलिए वो डार्क कलर में होगा। ठीक है, जो डेंसिटी है ओशन क्रस्ट की वो हाई होगी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई क्रस्ट है, जो ओशन है उसमें पूरा वाटर होता है और जो उसका डेप्थ होता है ओशन क्रस्ट का वो कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंट से नीचे होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या होगा, ओशन क्रस्ट हायर डेंसर होगा या हायर डेंसिटी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि जो मिड ओशनिक रिज है, हमने पढ़ा था मिड ओशनिक रिज, वहीं पे क्या होता है, जो न्यू क्रस्ट होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि मिड ओशनिक रिज में नए क्रस्ट क्या होंगे, फॉर्म होंगे। और ट्रेंचेस में क्या होंगे, ये जो क्रस्ट है वो क्या होंगे, सबडक्ट होंगे, अंदर चले जाएंगे, देन वोल्केनिक फेनोमेनन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये बोल रहा है कि जो ओशनिक फ्लोर है, इट मीन्स जो हम ओशन देखते हैं हमको तो ये पूरा फ्लैट दिखता है, बट ये फ्लैट है नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसका ओशनिक क्रस्ट है नीचे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हिल्स, सबमरीन्स और ग्योट्स और जितने टाइप के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब ओशन में हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम ओशन को फ्लैट नहीं बोल सकते, ओशन फ्लैट नहीं है। ठीक है, उसका फ्लोर फ्लैट नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये बता रहा है कि जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इट मीन्स जितने यहाँ लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स,
माउंटेन्स, उससे कहीं ज़्यादा कॉन्टिनेंट में हमको बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है, लैंडफॉर्म्स भी मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं। मतलब सभी कुछ फैक्टर जो ओशन में हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये है नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं ओशनिक रिलीफ। ओशनिक रिलीफ में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये पूरा है इसका पिक्चर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एबिसल प्लेन है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इन सब के बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं, इनके टर्मिनोलॉजीज कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, ओशन रिज है, एबिसल प्लेन, ओशन ट्रेंच। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होंगी, कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डाइवर्सन ऑफ ओशन बॉटम। अब हमको अगर ओशन के बॉटम को समझना है, ओशंस के बॉटम को समझना है, तो हमको 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कौन सा? ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन पहला टॉपिक, दूसरा डीप ओशन प्लेन्स, तीसरा मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज को मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाया है, आप मेरी वीडियो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देख लेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। जो 2 टॉपिक हैं इसको मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। पहला है ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन, दूसरा है डीप ओशन प्लेन्स। ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन में बेसिकली क्या पढ़ेंगे? जो कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, फिर ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, मान लीजिए ओशन, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, इसी कॉन्टिनेंट क्रस्ट से ये सी कांटेक्ट आपका हो जाता है। ठीक है ना, सी कांटेक्ट आपका कॉन्टिनेंट क्रस्ट में ही हो जाता है। यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं ओशियन के साइंस को पढ़ना, ओशनियोग्राफी को पढ़ना। ठीक है, तो यहीं से हमको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, देन एबिसल प्लेन, ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन में ये पढ़ेंगे, जब तक कॉन्टिनेंट का ओशन से कांटेक्ट होता है उस दौरान क्या क्या चीज़ें ओशन से रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे, उस चीज़ को हम इसमें पढ़ते हैं ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन में। ठीक है, डीप ओशन प्लेन में मैं बताऊंगा एबिसल प्लेन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। ओके, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जैसे मैंने बताया कि ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट है और यहाँ से ओशन क्रस्ट शुरू हो रहा है, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ये आपका पूरा ओशन है। अब ये जो हाइट है, जहाँ शैलो है, शैलो मतलब ऐसी हाइट जो डीप भी नहीं है और उतनी शैलो भी नहीं है कि दिख रही हो, मतलब मर्ज है कहीं ना कहीं पानी में। ठीक है, इसकी जो अराउंड मैं अगर आपको हाइट बताऊं तो ये 200 मीटर लगभग होगा। इन दोनों के बीच में, पानी और कॉन्टिनेंट के बीच की दूरी 200 मीटर तक हो सकती है। सैलोवेस्ट पार्ट का मतलब आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है उभरा हुआ भाग। ठीक है, उभरा हुआ भाग जो होगा वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाएगा। इसको फोटिक जोन बोलते हैं। फोटिक जोन क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशन है, ठीक है, पानी भरा हुआ इस पे। अब ये इन दोनों के बीच की हाइट तो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वो इस एरिया में बहुत आसानी से आएगी, जिसकी वजह से यहाँ के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करेंगे। जो प्लैंकटन्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो कि सबमरीन प्लांट्स या मेरीन प्लांट्स जिनको बोलते हैं, वो सरवाइव करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस फोटिक जोन की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। फोटिक जोन मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इजिली एक्सेस कर पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको फोटिक जोन बोलिए। नेक्स्ट है मरीन लाइफ। मरीन लाइफ यहाँ पे सरवाइव करेगी। फ्लोटिंग प्लैंकटन्स होंगे, बेंथोस होगा और नेक्टन्स होंगे। इसके बारे में मैं आपको समझाऊं तो प्लैंकटन्स मैंने आपको बता दिया कि प्लैंकटन्स एनिमल भी हो सकता है, प्लैंकटन्स प्लांट भी हो सकता है। अगर एनिमल होगा तो इसको जू प्लैंकटन बोल देंगे, अगर प्लांट होगा तो इसको फोटो प्लैंकटन बोल देंगे। ठीक है, एनिमल जो होते हैं प्लैंकटन में वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम इजीली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली इतने बड़े नहीं होते, वो सिर्फ फ्लोट करते हैं, उनकी जड़ें नहीं होती हैं, सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। वो मछलियों के खाने के लिए एक प्रकार का आहार होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जू प्लैंकटन भी जो फिशेज होती हैं उनके खाने का एक आहार होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग प्लैंकटन्स के बारे में था। नेक्स्ट है बेंथोस। बेंथोस एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसके मतलब होता है डीप सी। डीप सी मतलब कि ओशन के, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो ये जो डीपेस्ट पोर्शन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही ये बेंथोस रीजन यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ लाइक क्रैब्स हो गए, स्टारफिश हो गया,
जेली फिश हो गए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विजिबल तो हैं, ठीक है, बट वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो हैं बेंथोस, ठीक है। नेक्टन्स क्या होते हैं, विच इज कैपेबल टू स्विम, जो तैरने में कैपेबल हों वो नेक्टन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड इज कॉल्ड टेरिजिनस। टेरिजिनस एक वर्ड है, याद रखेंगे। टेरिजिनस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट है, ये ओशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंट का रॉक है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये इरोजन की वजह से इसके जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आके डिपॉजिट हो जाएं। कहाँ से, कॉन्टिनेंट से आके, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते देते हैं, टेरिजिनस। आप ये जो वर्ड है वो याद रखेंगे, आगे यूज होगा। ये बहुत अच्छी पिक्चर मैंने एचडी में लगा दी है आपके लिए। ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया। अब जो शैलो हाइट का जहाँ तक पोर्शन है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है इसकी हाइट, बट शैलो डिक्रीज हो रहा है, शैलो स्लोप है, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। अगर ये स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप का मतलब समझते हैं, गहरी खाई अगर है तो वो कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाएगा। कॉन्टिनेंटल राइज कब कहलाएगा, जब इसके सेडिमेंट्स आके यहाँ पे आके स्टोर हो जाएं। स्टीप में यहाँ तो स्टोर होंगे नहीं, तो यहाँ कहीं आके स्टोर हो जाएं, तो ये पोर्शन कहलाएगा कॉन्टिनेंटल राइज। देन उसके बाद पूरा का पूरा मैदानी एरिया आएगा, एबिसल प्लेन लगभग 4 से 6 किलोमीटर नीचे, ठीक है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये जो मैंने लिखा है ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रिसोर्सेस के बारे में, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या क्या रिसोर्सेस पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में जहां जहां पेट्रोलियम मिलता है उसका 90%, अगर ओशन से कोई पेट्रोलियम निकाल रहा है तो 90% पेट्रोलियम वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही निकालेगा, ये याद रखिएगा। कोई अगर आपको बोल दे कि ये जो पेट्रोलियम है कॉन्टिनेंट में कहाँ से निकलता है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ये जो है वो निकलता है, ठीक है। तो आपको एक आंसर तो मिल गया कि अगर हमको पेट्रोलियम रिजर्व चाहिए कहाँ पे, ओशन में, तो वो हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेगा, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, 90% पेट्रोलियम कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमको मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई इट मीन्स बॉम्बे के कोस्टल रीजन में आपको पेट्रोलियम जो मिलता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है। दूसरा है गल्फ ऑफ कैम्बे, इसको गल्फ ऑफ खंभात भी बोलते हैं, तो इस रीजन में भी हमको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको हम सबको पता है कि अमेरिका के नीचे का रीजन जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे सल्फर का बहुत अच्छा सोर्स है। सल्फर जो है वो हमको गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलता है, मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि सल्फर की, तो सल्फर हमको लैंड में नहीं मिल सकता, कॉन्टिनेंट में हमको ये नहीं मिल सकता, ठीक है। सल्फर के फॉर्मेशन की बात करूं तो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, जब ये एक्टिव से डोरमेंट हो जाते हैं, है ना, एक्टिव से जब ये डोरमेंट हो जाते हैं तो इससे वाटर वेपर्स निकलता है और सल्फर का निकलता है, और सल्फर फिर जाकर डिपॉजिट होता है और इसको फिर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बात समझ में आ रही है, सल्फर का कुछ इस टाइप का प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट जो है बेरेंट सी, ये नॉर्दर्न रशिया में पड़ता है और यहाँ से भी जो पेट्रोलियम रिजर्व है निकाला जाता है। नॉर्वेजियन सी, यहाँ से भी। अगर यहाँ पूछे कि नॉर्वेजियन सी में कहाँ पे, ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए तो आप बता सकेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से निकाला जाता है। इट मीन्स 200 मीटर की नीचे जाएंगे तो हमको पेट्रोलियम रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो डिपॉजिट होता है इसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। अब ये समझेंगे कि प्लेसर डिपॉजिट क्यों बोल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशन। अब ये जो डिपॉजिट्स हैं सेडिमेंट्स के, ये आके यहाँ पे डिपॉजिट हुए, ठीक है, समझिएगा बात को। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब के सब यहाँ पे डिपॉजिट ही रहेंगे। जो लाइटर पार्ट होगा, लाइटर मटेरियल होगा, वो विंड के द्वारा आगे चला जाएगा, ठीक है। जो डेंस होगा मटेरियल वो यहीं पे स्टोर रहेगा और कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा, जिससे ये आगे चल के मिनरल का रूप ले लेगा। बस समझ में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्लेसर डिपॉजिट टर्म उसके लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। वेव एक्शन इरोडेड द बीच रॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया वेव एक्शन के द्वारा जो सेडिमेंट्स वो आते हैं ओशन में,
ठीक है। सम स्टेबल मिनरल्स फ्रीड फ्रॉम द रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से कुछ स्टेबल मिनरल्स भी आ जाते हैं और हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेव शिफ्ट द लाइटर मटेरियल मोर रैपिडली देन हैवियर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइटर मटेरियल है वो आगे चला जाएगा वेव के द्वारा, और जो डेंसर है, जो हैवी है, वो क्या होगा, वो स्टोर होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मटेरियल्स ऑन शेल्फ, शेल्फ में इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा, डिपॉजिट होंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो केरला कोस्ट में मालाबार तट जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हमको मोनाजाइट सैंड मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेसर डिपॉजिट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस मोनाजाइट सैंड से हम क्या निकालते हैं, थोरियम निकालते हैं। थोरियम इज द गुड सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर्स, ओके। एक थोरियम हो गया, एक यूरेनियम हो गया, हम सभी जानते हैं। और थोरियम एनर्जी की ओर इंडिया क्या है, इन्हेंस कर रहा है अपनी पावर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अलास्का जो रीजन है, जो अमेरिका का रीजन है, वहाँ हमको गोल्ड का पोर्शन मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अपन पढ़े प्लेस डिपोजिशन हो रहा है उसका ही एग्जाम्पल है। जिरकॉन, जिरकॉन एक जैम मेटल है, ठीक है ना, लाइक डायमंड, गोल्ड, है ना। जिरकॉन भी एक जैम मेटल है। ये ब्राजील और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर पाया जाता है। डायमंड्स की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका, हम सबको पता है, किम्बरले डायमंड, ओके। यहाँ पे अपने को इसी का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं ना, ये भी हमको कहाँ मिल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, आप ये याद रखेंगे। और कुछ बात करते हैं कॉमन रिसोर्सेज इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमको सबसे अच्छा सोर्स क्या मिलता है, कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ओशन वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम सॉल्यूबल नहीं होता, लीस्ट सॉल्यूबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम हमको एबेंडेंट रूप में ओशन में मिलता है, ठीक है। इस अगर हमको कैल्शियम को चाहिए तो ये पेरिवियन कोस्ट एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा और फॉस्फेट हमको बहुत ईजिली मिलता है, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कॉमन रिसोर्सेज की बात करें तो फिशेस मिलती हैं। मैंने बताया मरीन ऑर्गेनिजम्स वहाँ ज़्यादा फ्लरिश करेंगी। क्यों करेंगी, प्लैंक्टन्स पाए जा रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। ये रिच सोर्स है नाइट्रेट का, फॉस्फेट का, हाई प्रोटीन है, मेडिसिनल यूज भी इसका होता है। और लास्ट वन इज द पर्ल, मोती। मोती के भी अंबार आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप सीधा आप याद रखिए कि जब स्टीप स्लोप हो, एकदम गहरी खाई जहां से स्टार्ट हो जाए ओशन में, वहीं से कॉन्टिनेंटल स्लोप क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मैसिव लैंडस्लाइड ऑफ टेरिजिनस डिपॉजिट। टेरिजिनस डिपॉजिट मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो लैंड से सेडिमेंट्स आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, इनको टेरिजिनस डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया स्लोप। तो स्लोप से क्या होगा, बेसिकली अब स्लोप में तो डिपॉजिट इकट्ठा नहीं होंगे क्योंकि ये स्टीप स्लोप है, ये सीधे गिर जाएगा नीचे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको मिनरल नहीं मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। रिवर लाइक गंगा, इंडस, मिसिसिपी, यूकॉन, कॉन्गो हैव क्रिएटेड सबमरीन कैनन्स। अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए ये सेडिमेंट है, ये सी है, अब यहाँ से कोई बेहतरीन बहुत बड़ी नदी है जो वो इसका माउथ यहाँ पे है, तो वो क्या करेगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी इरोड कर देगी बीच से, और ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसको भी इरोड कर देगी। इरोड मतलब बीच से चली जाएगी इनको फाड़ कर, ठीक है। तो अगर ऐसा की वो, तो ये क्या बना देगी, कैनन बना देगी। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप को बीच से फाड़ दी, जिसकी वजह से यहाँ पे कैनन क्रिएट हो गया। तो बात समझ में आ रही है, इसकी वजह से कैनन भी क्रिएट होता है रिवर की वजह से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाईएस्ट सबमरीन वाटरफॉल ऑन द अर्थ। अब सीधी सी बात है कि कहीं पे इतना स्टीप क्या होगा, स्लोप होगा, तो वाटरफॉल तो क्रिएट होगा ही। अब यहाँ से पानी जब ये नीचे गिरेगा तो ईजिली तो गिरेगा नहीं, जेंटल स्लोप तो है नहीं, गहरी खाई है, स्टीप स्लोप है, तो बहुत फोर्स के साथ गिरेगा जिससे वाटरफॉल बनाएगा वो, ठीक है। मैंने आपके लिए पिक्चर लगाई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सबमरीन वाटरफॉल कहाँ बनता है, वो बनता है डेनमार्क में। ये आपको दिख रहा होगा ग्रीनलैंड के, ग्रीनलैंड इज द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ डेनमार्क। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे बनता है इसकी पिक्चर ये है। अभी आप ये देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पोर्शन ये सब है, ठीक है ना। अब कॉन्टिनेंटल जहाँ स्लोप आया तो ये स्टीप स्लोप आ गया, जिसकी वजह से यहाँ वाटरफॉल क्रिएट होगा। अब मैं बता दूं आपको, ये लगभग 3.5 किलोमीटर नीचे जाएगा, 3.5 किलोमीटर, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन द अर्थ है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल और ओशन दोनों मिला लो, सबसे गहरा यही है, ठीक है।
अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कॉन्टिनेंटल राइज क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने समझा, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। अब इसका सेडिमेंट आके यहाँ पे इकट्ठा हुआ तो यहाँ थोड़ा सा उभार आ गया, इस उभार के पोर्शन को हम कॉन्टिनेंटल राइज बोल दिए। और ये बेसिकली क्या करता है कि कॉन्टिनेंट क्रस्ट को और ओशनिक क्रस्ट को डिवाइड करने का भी काम करता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक एंड ओशियनिक ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, दे आर एब्सेंट नियर ट्रेंचेस एज सबडक्शन नियर ट्रेंचेस कंज्यूम द डिपोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल राइज। ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये स्लोप हो गया। अब मैं मान लूँ कि यहाँ पे ट्रेंच है, तो जब ये सेडिमेंट आएगा यहाँ डिपॉजिट थोड़ी होगा। अब जब ये ट्रेंच है तो यहाँ ना सबडक्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ कॉन्टिनेंटल राइज बनने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए बोला गया है कि जहाँ ट्रेंच होगा वहाँ कॉन्टिनेंटल राइज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है डीप ओशन प्लेन्स के बारे में। ये हम नेक्स्ट टॉपिक है जो डाइवर्सन ऑफ ओशन बॉटम के बारे में है। ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि डीप ओशन प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पूरे ओशन में जो डीप ओशन प्लेन्स का पार्ट है वो 40% है, बाकी 60% किसको देंगे हम, वो देंगे मिड ओशनिक रिज को, MOR को, और जो हमने पढ़ा अभी ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन को। ठीक है, जिसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप और ये कॉन्टिनेंटल राइज, हिल्स, ये सब आते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डीप ओशन प्लेन्स के बारे में जो 40% है पूरे ओशन का। इसको हम एबिसल प्लेन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन चीज है एबिसल प्लेन में, वहां पे ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये मान लीजिए एबिसल प्लेन है, यहीं पे आपको हिल्स भी मिलेंगे, ग्योर्ट्स भी मिलेंगे, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको एबिसल प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज डिपॉजिट फ्रॉम कॉन्टिनेंट। इसमें जो डिपोजिशन होता है, मान लीजिए ये एबिसल प्लेन है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, अब ये एबिसल प्लेन आ गया, तो ये जितने टेरिजिनस है जो लैंड से यहाँ आया शेल्फ में, शेल्फ से स्टीप होकर नीचे गिरा, अब यहाँ आके ये डिपॉजिट हो गया, तो ये टेरिजिनस भी यहीं आता है। दूसरी चीज, मरीन लाइफ में जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जो प्लांट सड़ जाते हैं, तो जितनी भी चीजें हैं वो यहीं आके लास्ट में स्टोर होती है, तो बायोजिनस भी यहीं आके स्टोर होता है। थर्ड वन क्या है, जो साल्ट्स होते हैं, साल्ट मिनरल्स जितने भी होते हैं, वो जब वेव्स, साइक्लोन, सुनामी आती है तो वो भी आके ये एबिसियल प्लेन में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब टेरिजिनस, बायोजिनस और इनऑर्गेनिक, ये तीनों जो हैं वो एबिसल प्लेन में आके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अगर इतने सारे सेडिमेंट्स एबिसल प्लेन में आकर डिपॉजिट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो मिनरल है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाएगा। तो जी हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल पाया जाता है, उसका नाम है पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल, PMN। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है। ठीक है ना। इसको हम सी माइनिंग भी बोलते हैं। माइनिंग आपने सुना होगा, कॉन्टिनेंट में होती है कोयला निकालने के लिए, और यहाँ होती है PMN निकालने के लिए। ओशन में किस लिए होती है, PMN निकालने के लिए, पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल निकालने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो कोल है, कोल कैसे बना, जब बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट रहा होगा, ये नीचे सबडक्ट हो गया होगा, इसके ऊपर लेयर चढ़ गई रही होगी, उसके लाखों साल बाद यहाँ पे कोल क्रिएट हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो डिपोजिशन रहा होगा, अगर लाखों साल से यहाँ डिपॉजिट रहा होगा, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में पेट्रोलियम रिजर्व निकल गया होगा, जैसा मैंने पढ़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो एबिसल प्लेन के बारे में है। यहाँ पे बेसिकली टेरिजिनस, बायोजिनस और जो तीसरा है वो है इनऑर्गेनिक, ये तीनों ही यहाँ पे डिपॉजिट हुए और लाखों साल बाद यहाँ पे एक मेटल क्रिएट हुआ, वो है PMN। PMN की बात करूँ तो ये PMN मतलब पॉली है, मतलब मल्टीपल मेटल इसमें ऐड होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वो है मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज का पोर्शन कितना, 30% ऑफ मैग्नीज इसमें पाया जाता है, 30% ऑफ मैग्नीज, ये आप याद रखेंगे PMN में। उसके अलावा आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट ये पाया जाता है। अब इंडिया में कोबाल्ट और निकल नहीं पाया जाता,
कॉन्टिनेंट में। इस वजह से इंडिया के लिए भी जरूरी हो गया है कि पीएमएन को एक्सट्रैक्ट करे और कोबाल्ट और निकल को निकाले। कोबाल्ट और निकल की मैं बात करूं तो निकल तो बैटरी के बनाने में काम आता है और कोबाल्ट मेडिसिनल यूज में काम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, पीएमएन और मैग्नीज मॉड्यूल भी इसको बोलते हैं क्योंकि मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा रहती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल अराउंड अ कोर, एक कोर लाइक स्ट्रक्चर, पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर बनता है मान लीजिए ये, इसके कोर में सराउंडिंग्स में पूरे मेटल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं। ठीक है, और एक नोड्यूल बनता है जिसको हम पॉलीमेटलिक नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये एबिसल प्लेन में पाया जाता है। एबिसल प्लेन ओशन के सी फ्लोर बेड से कितना नीचे है, ये नीचे है 4 से 6 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फाउंड इन, सबसे पहले कहाँ पाया गया था, आर्कटिक ओशन है ये, यहाँ पे एक कारा सी नाम की जगह है, यहाँ पे पीएमएन को एक्सप्लोर किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद देखा गया रिसर्चर के द्वारा कि ये सभी ओशन में पाया जाता है कुछ ना कुछ अमाउंट में, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ पाया जाता है, तो सेंट्रल इंडियन ओशन में पाया जाता है, हमारे हिंद महासागर में मध्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा, और ईस्ट पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। इन दो पोर्शन में सबसे ज्यादा ये पीएमएन पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। दीज मॉड्यूल आर फाउंड इन ऑल द ओशन इकोनॉमिकली वायबल ऑफ दिस। ओके, वही चीज जो मैंने बताई। इकोनॉमिकली वायबल मतलब क्या, अगर एक साल में 3 मिलियन टन, एक साल में 3 लाख टन का एक्सट्रैक्शन अगर होता है तो वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रोसेस लिखी है, प्रोसेस में मैंने, ये पूरी प्रोसेस है कि पीएमएन को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके लिए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इंडिया बेसिकली इस दौड़ में शामिल है। अगर मैं बता दूं तो एक संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक संस्था है। 1982 में ये फॉर्म हुई थी और 1987 में इंडिया को इसने लाइसेंस दे दिया था कि आप पीएमएन को एक्सट्रैक्ट करिए। ठीक है, कहाँ पे, अब सब जानते हैं कि सेंट्रल इंडियन ओशन में इसकी सबसे बड़ी बेड थी, इसलिए इंडिया को इन्होंने परमिट किया। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या किया कि कुछ साल बाद 2002 में इन्होंने रेटिफाई किया कि ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे रिसर्च चलाई और बोला ठीक है हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो 2002 के बाद से 15 साल के लिए लीज पर जो इंटरनेशनल सीबेड था उन्होंने दे दिया, कायदे से 2017 तक, बट अभी क्या हुआ है कि 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया है ये, और 2022 तक की डेट इंडिया को अभी मिली है कि आप पीएमएन को एक्सट्रैक्ट करिए। बहुत, और यहाँ जो संस्था है हमारे इंडिया में वो है नियोट, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये संस्था ये जो पीएमएन है उसको निकाल रही है। बहुत से देश इस दौड़ में शामिल है निकालने में, चाइना है 2011 में इसको मिल गया है, ठीक है, परमिट, यूके भी है 2013 में इसको परमिट मिल गया है, तो बहुत से ऐसे देश हैं। अगर हम सेंट्रल इंडियन ओशन की बात करें कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है पीएमएन का, तो 380 मिलियन टन का पोटेंशियल है। ठीक है ना, यहाँ से पीएमएन निकालने का। तो देखते हैं, इंडिया अभी तो स्टार्ट किया है लेकिन लार्ज स्केल में वो प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट हुआ। ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ी शिप होती है। इसका अगर इंडिया बोले तो ये ले लिया गया है, इसका नाम रखा गया है समुद्र रत्नाकर नाम का है ये, समुद्र रत्नाकर। और जो इसके इक्विपमेंट है वो किससे लिया गया है, साउथ कोरिया से लिया गया है, याद रखिएगा। ये इंडिया के रेफरेंस से बता रहा हूँ मैं आपको। ये बेसिकली एक पाइप जाती है जो कि यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं उसको स्टोर करके ऊपर लाती है, इससे एक्सट्रैक्ट होता है और रिमेनिंग मटेरियल को इंजेक्ट कर देते हैं फिर से। ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट मैंने इसकी फोटो ही लगा दी है, इसकी पीएमएन की, पॉलीमेटलिक नोड्यूल की। ये आलू के शेप का है और इसमें इतने इंपॉर्टेंट मिनरल हैं कि जो पूरे वर्ल्ड को चाहिए, पूरा वर्ल्ड इस रेस में लगा हुआ है। मैग्नीज इसमें 30% है, मैंने जैसे आपको बताया, और रिमेनिंग सभी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। जो एक्सट्रैक्ट करना है कर लीजिए। ठीक है, ये वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो ये जितने ब्लू स्पॉट है ना, ये पूरा माइनिंग बेड है मान लीजिए आप। ठीक है ना, यहीं पे पीएमएन का जो एक्सट्रैक्शन है वो चलाया जा रहा है। इंडियन ओशन में भी आपको यहाँ दिख जाएगा, ये जो पोर्शन यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊं तो एक संस्था है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, जो समुद्र के नियम कानून है वो बनाती है, बताती है लोगों को।
ठीक है, 1983 में बनी थी। बेसिकली इसके फॉर्म होने का एक कारण ये था कि जो महासागर है, ओशन है, उसमें किसी एक देश का हक नहीं है, ये इसमें पूरी ह्यूमैनिटी का हक है, पूरी मानवता का हक है इस ओशन में, ठीक है ना। तो कोई एक देश चाहे जो कोई पावरफुल है तो वो एक जगह, वो हर जगह एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, नहीं। इसके लिए एक संस्था बनी है जिसके तहत वो बताएगा कि आपका एरिया कहाँ तक है, आपकी सीमा कहाँ तक है एक्सप्लोर करने की, ठीक है। इसमें 60 कंट्री ने हस्ताक्षर किए हैं। 1993 में ये फोर्स में आया था, ठीक है। लॉज क्या क्या बना सकता है मैं आपको बताता हूँ कि मैरीटाइम बाउंड्री जो होती है, ठीक है ना, जो मैरीटाइम बाउंड्री होती है, लाइक कोई देश है उसकी जो कोस्टल बाउंड्री है वो कहाँ तक रहेगी, टेरिटोरियल बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, कॉन्टिजियस बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, तो ये पूरा अधिकार क्षेत्र मैरीटाइम बाउंड्री बताता है, ठीक है। दूसरा, डीप सी माइनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएमएन निकालने का लाइसेंस देना, ये कौन करेगा, ये सब के नियम कौन बनाएगा, तो यूएन क्लॉज बनाएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी ये बनाएगा, और आईएसए इसको परमिट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि 15 साल के लिए किसी देश को बोल दिया कि आप एक्सप्लोर करो, उसके बाद वो एरिया उसी का हो गया, ऐसा नहीं है। 15 साल बाद फिर ये संस्था दूसरे देश को पोटेंशियल होगा तो उसको देगी, ठीक है ना। तो ये काम यही करती है कि वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, नहीं पोटेंशियल है कि नहीं, ये सब देखने का काम, सर्टिफिकेट देने का काम ये जो संस्था आईएसए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करती है, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बायोडाइवर्सिटी तो लॉस नहीं होगी वहाँ पे माइनिंग करने से, ठीक है। और कैसे कैसे एक्सप्लोर जो चल रहे हैं पूरे ओशन में, उसकी वजह से तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये पूरी चीज़ें हमारा यूएन क्लॉज देखता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना, मान लीजिए कि कोई ओशन है, जैसे कि चाइना, साउथ चाइना सी में चल रहा है, तो बहुत से देश, फिलीपाइंस हो गया, ताइवान हो गया, है ना, तो बेसिकली इतने सारे देश हैं जो कि इस पे अपना अधिकार क्षेत्र जमा रहे हैं। चाइना अपना ज़्यादा अधिकार क्षेत्र जमा रहा है, तो इसके लिए नियम तय करना, है ना, इस संस्था का काम है। अब मानना ना मानना बाध्यकारी तो नहीं है, बट ये है कि लॉस वो बता सकता है अपनी ओर से, ठीक है। अब टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में कुछ बता दूं, जैसे कि कोई एक देश है, अब इसकी जो बाउंड्री कोस्ट शुरू हो जाती है, ठीक है ना, महासागर शुरू हो गया, अब ये कहाँ तक ये एरिया अपना मानेगा, तो मान लीजिए कि ये इन्होंने बता दिया कि 10 किलोमीटर तक आपका टेरिटोरियल बाउंड्री है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिजियस टेरिटोरियल बाउंड्री, मतलब यहाँ तक जो कोस्ट गार्ड हैं, जो नेवी के लोग हैं, पेट्रोलिंग करवा सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद कॉन्टिजियस जोन, मतलब वो होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, क्राइम करके भाग रहा है, तो उसको चेस करना, उसको कहाँ तक हम पकड़ सकते हैं, तो कॉन्टिजियस जोन तक आप उसको चेस कर सकते हो, अगर उसके बाहर वो निकल गए तो आप फिर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कि मतलब अगर ईईजेड अगर मैं यहाँ तक डिसाइड कर दिया है तो इस पूरे एरिया में आप माइनिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन का काम कर सकते हैं, तो ये ईईजेड वाला क्राइटेरिया बताता है, ठीक है। तो आज मैंने ये पूरा जो ओशन का चैप्टर था, ओशनोग्राफी, मैंने स्टार्ट की, और इसके ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में हर एक पहलू के बारे में चर्चा की। और आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें और नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको ओशनोग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और सबसे लास्ट में ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये अपग्रेड एजुकेशन नाम का चैनल है जो एक मुहिम स्टार्ट कर रहा है एजुकेशन को एक अलग लेवल पर शिफ्ट करने की, है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से हम मेहनत करके आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में अवगत कराते रहें और आप चीज़ों को समझते रहें। धन्यवाद।